हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानेंगे। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसको कि किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा डिजाइन किया जाता है ताकि वो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर सके, जिससे कि वो प्राइस स्टेबिलिटी, कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन के साथ लड़ सके। मनी के इन्फ्लेशन, मनी के कंजप्शन, उसके सेविंग, इन्वेस्टमेंट या उसके कैपिटल फॉर्मेशन को वो कंट्रोल कर सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी इकोनॉमी के सोशल जस्टिस, जॉब क्रिएशन या उस इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने अपने इन्फ्लेशन के वीडियो में पढ़ा था कि यदि किसी कंट्री में डिफ्लेशन का कंडीशन आ जाता है तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी है, वो बढ़ जाता है। और इसका वाइस वर्सा भी है। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो बेरोजगारी है वो घट जाएगी। इसीलिए भारत के केस में भारत का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कोशिश करती है कि स्टेबल और मॉडरेट इन्फ्लेशन रहे, जो कि 2 से 6% CPI ऑल इंडिया ये रखने का कोशिश करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, इसको डिसाइड कौन करता है? इसको डिसाइड किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो बाई मंथली रिपोर्ट निकालती है, हर 2 महीने में एक बार रिपोर्ट निकालती है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होती है और 3 गवर्नमेंट साइड के होती है, जिसमें कि RBI गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। अभी के केस में शक्तिकांत दास है। इसके अलावा और 2 मेंबर में एक डिप्टी गवर्नर होता है। हम जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। उसमें से जो डिप्टी गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सेकंड मेंबर होता है। और थर्ड पर्सन, जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट साइड के 3 मेंबर्स को सरकार जो है वो अपॉइंट करती है। अब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल, इन दोनों को देखेंगे। देखिए, इसको देखने से पहले हम ANI के कल के एक रिपोर्ट को हम देखते हैं। ANI ने लिखा कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिड्यूस द फिक्स रिवर्स रेपो रेट। देखिए, इसको पढ़िए, फिक्स रिवर्स रेपो रेट अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बाय 25 बेसिक पॉइंट्स फ्रॉम 4% टू 3.75% विथ इमीडिएट इफेक्ट। इसको कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर शक्तिकांत दास ने। देखिए, इस स्टेटमेंट को मैंने आपको क्यों पढ़ाया, इसमें कुछ टर्म है जैसे रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, या 25 बेसिक पॉइंट्स क्या होता है। 4% से अगर 3.5% रिवर्स रेपो रेट कर दें तो उससे इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सभी चीज़ जो है हम समझेंगे। लेकिन आज के वीडियो में इसको हम नहीं समझेंगे। आज के वीडियो में हम ये सारे जो क्वांटिटेटिव टूल है और क्वालिटेटिव टूल है उसके बेसिक्स को समझेंगे। एक एक करके हम वीडियो डालेंगे, आपके लिए वीडियो लाएंगे जिसमें कि सारे के सारे जो टूल्स हैं, चाहे वो CRR हो चाहे SLR हो, उसका विस्तृत जो है डिस्क्रिप्शन में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी के लिए अभी हम CRR को देखते हैं। CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने सारे क्लाइंट बैंक, चाहे वो पब्लिक बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन बैंक हो या उधर स्पेशल कैटेगरी के बैंक्स या नॉन बैंक्स भी हो, उन सभी को कहती है कि वे कुछ मनी, सम मनी कैश के तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर दें। देखिए, हम इसके अभी डिफिनेशंस को नहीं देख रहे हैं, क्या CRR का क्या टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है, SLR का क्या टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है। सिर्फ हम बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं ताकि अगर आप बाद में पढ़ें तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाए कि हाँ, CRR कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मैंने क्या अभी बताया कि जितने भी क्लाइंट बैंक हैं सभी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कुछ मनी कैश के तौर पर जो है वो डिपॉजिट करनी होती है। देखिए, इसका क्यों डिपॉजिट करना होता है, इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, इसके लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं देती है। लेकिन इसका बेनिफिट्स क्या है, यदि बैंक रन का कंडीशन आ जाए, कहने का मतलब है जैसे यस बैंक के साथ हुआ, या इस तरह का कुछ फेक न्यूज़ या रिमर फैल जाए कि बैंक जो है वो डूबने वाली है, घाटे में जाने वाली है, तो जितने भी डिपॉजिटर्स है वो सारे अगर इमरजेंसी कंडीशंस में अगर अपने डिपॉजिट्स को लेने चलाए तो ये जो CRR है या जो ये SLR है, इसमें जो मनी है या जो लिक्विड फॉर्म में मनी है वो क्या करती है कि बैंक्स को के लिए एक बफर की तरह काम करती है, बैंक्स को प्रोटेक्शन दिलाती है। ठीक है, अब सेकंड हम देखते हैं
इसके अलावा भी और कुछ टेक्निकल टर्म्स है, जैसे मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट में भी जो है वो CRR SRR जो है वो मदद करती है। ये क्या है, जैसे कि आप मान के चलिए कि अगर बैंकिंग हैबिट्स बढ़ जाएगी, लोग अगर ज़्यादा बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ करेंगे, इसके साथ साथ अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, इसके साथ यदि ब्लैक मनी घट जाएगा या बैंक जो है वो तुरंत बोरोवर्स पा जाएंगे, तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ जाता है। इसके अलावा जो भी मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट का जो टेक्निकल चीज़ है वो हम आगे वीडियोज़ में देखेंगे। देखिए SLR स्टैंड फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या, ये हम समझते हैं। बैंक्स को अपने साथ कुछ लिक्विड फॉर्म में मनी, जैसे कैश, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल हो गया, या अदर सिक्योरिटी जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटिफाई करे, उस फॉर्म में कुछ मनी अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वो है बैंक रेट्स। यदि किसी भी क्लाइंट बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लॉन्ग टर्म के लिए लोन बोरो करना है बिना किसी सिक्योरिटी का या कोलेट्रल दिए हुए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस बैंक से जो इंटरेस्ट रेट लेती है उसी को हम लोग बैंक रेट कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं LAF मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। इसको हम लोग समझते हैं। यदि कोई क्लाइंट बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लोन के लिए जाती है, शॉर्ट टर्म लोन के लिए, और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसके लिए अगर कोलेट्रल में देती है, जो SLR कोटा का नहीं, नॉन SLR कोटा का जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर लोन पे देगी, तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लोन चार्ज करेगी उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट। इसके बाद हम देखते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या है। देखिए, यदि बैंकों के पास एक्सेस मनी आ जाए, सपोज कि बैंकों के पास कुछ मनी आ गया, ज़्यादा मनी आ गया, और उनको कोई बोरोवर अभी नहीं मिल रहा है, सॉरी लैंड मतलब बोरोवर नहीं मिल रहा है जिसको कि वो बोरो करे मनी, उस केस में बैंक क्या करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो एक्सेस मनी है उसको पार्क कर देती है, और उसके लिए जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कुछ इंटरेस्ट रेट देती है, उसी को हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब थर्ड चीज़ देखते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए डिफरेंस क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रेपो रेट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस, मेनली डिफरेंस है वो समझते हैं। यदि जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो अपने SLR कोटा का गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI में लैंड करे शॉर्ट टर्म के लिए, और उससे जो है कुछ इंटरेस्ट जो है वो RBI दे, तो उसको हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। बेसिकली मैं इसको फिर से समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को। रेपो रेट में नॉन SLR कोटा का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको कोलेट्रल के रूप में देती है, लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में SLR कोटा का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको कोलेट्रल के रूप में देती है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब SLR कोटा का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसको क्यों देती है इसको हम बाद में समझेंगे। अब हम देखते हैं ओपन ऑपरेशन मार्केट, OMO क्या होता है, ओपन ऑपरेशन मार्केट। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो डायरेक्ट, अगर जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर उसको डायरेक्ट सेल और बाय करे और उससे कुछ खेल करे तो उसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके बाद है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये क्या है कि RBI यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल है उसको सेल करे, जिससे कि मार्केट में जो एक्सेस मनी है, लिक्विड मनी है, उसको सक किया जा सके, तो उस तरह के कुछ स्कीम्स को हम लोग मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, SDF। इसको अनकोलेटरलाइज्ड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी कहते हैं। ये क्या है इसको हम समझते हैं। हमें पता है कि 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन किया गया। आप समझिए, जब डीमोनेटाइजेशन किया गया तो सभी लोगों ने अपना मनी जो है वो बैंकों में जमा कर दिया। उस केस में क्या होगा, बैंकों के पास एक्सेस मनी हो जाएगा। तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि आप जो ये एक्सेस मनी है उसको RBI में पार्क कर दीजिए, और उसके बदले जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको इंटरेस्ट देगी, लेकिन इसके लिए किसी तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोलेट्रल का जरूरत नहीं है। इस तरह का अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ खेल करे तो उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। दोस्तों, मैं आप लोग को और एक आर्टिकल्स जो है बिजनेस टुडे का सुनाना चाहता हूँ। बिजनेस टुडे में लिखा गया कुछ दिन पहले, सप्ताह भर पहले, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कट सेविंग रेट्स बाय 25 बेसिक पॉइंट्स ऑन ऑल डिपॉजिट्स
कॉमा है MCLR बाई 35 पॉइंट्स। देखिए ये क्या MCLR क्या है, इस चीज़ को हम थोड़ा आप लोग को समझाते हैं। देखिए जो बैंक्स जो लैंडिंग रेट्स का है वही उसका जो प्रोसेस है उसको कहते हैं। जैसे क्या है मैं समझा रहा हूँ उसको। बेसिकली मान लीजिए कि बैंक जो है मनी जो है वो लैंड करती है, लोगों को मनी देती है, तो उसके लिए जो बैंक इंटरेस्ट रेट कुछ चार्ज करती है, तो उसको क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी उसके काउंट करने का जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं। सबसे पहले 2003 में बीपीएलआर लेके आया गया। इसको कहते हैं बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट्स। इसमें एक बेस रेट सिस्टम होता है और उस बेस रेट में बैंक अपना स्प्रेड जो अपना प्रॉफिट है उसको जोड़ती है। उसके बाद इस सिस्टम को हटा दिया गया और फिर MCLR सिस्टम लेके आया गया, जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। MCLR मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट्स। इसमें जो है जो MCLR के फॉर्मूले से जो आता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया MCLR तय करेगी, इसमें जो बैंक कुछ स्प्रेड सिस्टम जो है वो अपना स्प्रेड जोड़ेगी और फिर उसको मतलब बैंक्स लैंडिंग रेट्स में उसको क्या करेगी। और इस MCLR को चेंज करके हम देखेंगे 1 अक्टूबर 2019 में अभी करेंटली एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम लाया गया। इसमें क्या है कि बैंक्स को बोला गया कि आप रेपो रेट या 91 डे का जो ट्रेजरी बिल यील्ड है या 182 डेज का ट्रेजरी बिल यील्ड है, इन सभी में से या कोई अदर बेंचमार्क सिस्टम जिसको कि फाइनेंशियल इंडिया बेंचमार्क लिमिटेड के द्वारा लिस्ट किया गया हो, उसमें से किसी एक को जो है आपको चूज करना है और उसी के अनुसार जो है आपको अपना बेंचमार्क सिस्टम जो है फिक्स करना है। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव टूल को। देखिए क्वालिटेटिव टूल मतलब डायरेक्ट एक्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर डायरेक्टली कुछ करे ताकि इन्फ्लेशन को या तो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके तो उसको हम लोग क्वालिटेटिव टूल कहते हैं। जैसे मोरल सुएसन जैसे कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कुछ मीटिंग्स में जाते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, उसमें मान लीजिए कहते हैं कि SBI को या बैंकों को अपना रेपो रेट कम कर देना चाहिए, रेपो रेट या लैंडिंग रेट्स कम कर देना चाहिए, या EMI का जो कॉस्ट है उसको कम कर देना चाहिए, इसको मोरल सुएसन कहते हैं। और कुछ डायरेक्ट एक्शंस होते हैं। डायरेक्ट एक्शन कहने का मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक्स है, इवन नॉन बैंक्स भी है, उसको पनिश करे, चाहे वो RBI एक्ट के तहत या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के एक्ट के तहत, या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, या फेमा के तहत। ये सब कुछ बैंक्स रेगुलेशंस है, उसके तहत अगर पनिश करे तो उसको डायरेक्ट एक्शंस कहते हैं। थर्ड थिंग है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, LTV, लोन टू वैल्यू। ये लोन टू वैल्यू क्या है? इस लोन टू वैल्यू के अंदर जो है वो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। 1 मिनट, आप पहले लोन टू वैल्यू समझते हैं। ये लोन टू वैल्यू क्या है? जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गोल्ड लोन, होम लोन, ऑटो लोन, इन सभी लोन में जो है कुछ मैंडेटरी कुछ कर दे कि आपको गोल्ड लोन जो है वो X% से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है। इस तरह के कुछ अगर करें तो उसको लोन टू वैल्यू कहते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के तहत क्रेडिट राशनिंग, कंज्यूमर रेटिंग कंट्रोल और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आता है। इस चीज़ को हम समझ रहे हैं। देखिए क्रेडिट रेशनिंग, इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट की तरह भी देखा जाता है। जैसे कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर कह दे कि आपको एजुकेशन लोन या बैंक लोन किसी भी पर्सनस को 3 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो उस तरह का जो सिस्टम है उसको क्रेडिट रेशनिंग कहते हैं। इन सब चीज़ को हम डिटेल्स में देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। देखिए उसके बाद जो है जब ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है तो धीरे धीरे कुछ बदलाव किए गए और इसको पॉजिटिव की तरफ लाया गया। इसमें जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ रिलैक्सेशन दिया और EMI कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, उस तरह का कुछ सिस्टम लाया ताकि आप जो किस्तों में जो है आप कुछ कर सकें। उसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर रेटिंग, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। और लास्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये क्या है? देखिए मैंने आपको कहा अभी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्ले सोशल रोल्स इन इकोनॉमी, एनी इकोनॉमी। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत जो है कुछ मैंडेटरी, कुछ मिनिमम कोटा तय किया गया है। जैसे बैंक्स को वीकर सेक्शंस को 10% लोन देना पड़ेगा, 10% लोन वीकर सेक्शंस को। मिनिमम लोन की बात कर रहा है। वीकर सेक्शंस में कौन आता है? SC, ST, वोमेन, PH, माइनॉरिटी सेक्शंस के लोग, आर्टिसियंस हो गया, इन सब आता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में स्मॉल और बिग फार्मर्स को 8% लोन देना होगा। इसके अलावा माइक्रो एंटरप्राइजेस को 7.50%, और
मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को 4.50। टोटल अगर हम जोड़ें तो 40% जो है सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक्स, जिनका कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में ही फॉरेन बैंक्स आता है, इंडिया में 20 ब्रांच से कम, 20 ब्रांच या उससे कम, उन सभी को ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।